आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इरेडा से। और जून तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, मैं नतीजे पहले आपके सामने रख दूं। और आय में यहाँ पर 36% की बढ़त देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम 690 करोड़ पर पहुँचती हुई दिखी है। मुनाफा 247 करोड़ पर आया है, 35% घटकर। ग्रोस और नेट लेवल दोनों पर एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती दिखी है। 2.5% से ग्रोस एनपीए 4.25% के आसपास पहुँचे हैं और 1.25% के आसपास से नेट एनपीए 2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रदीप कुमार दास साहब, जो कि कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दास साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, लंबे समय बाद इरेडा की तरफ से रिजल्ट कमज़ोर आते दिखे, जहाँ आय तो अभी भी ग्रोथ दिखा रही है लेकिन मुनाफा हुआ है काफ़ी कम, 35% नीचे। क्या वजह रही सर इस तिमाही में? जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो दो उसमें है, जो हमारा प्रोविजनिंग थोड़ा बड़ा है, 363 करोड़ बड़ा है। तो एक केस तो सबको पता है अभी तक, जो जेंसल इंजीनियरिंग का मैटर है। तो उस मैटर में ऑलरेडी हमने 50% लगभग प्रोविजनिंग कर चुके हैं। 50 से 60% लगभग प्रोविजनिंग कर चुके हैं। सी प्रोविजनिंग टेम्पररी है क्योंकि ये राइट ऑफ नहीं है, पहले तो ये है। दूसरा, और एक ग्रुप का जो आंध्रा पीपीए जनरल होने के बाद 19-20 से चल रहा था, तो वो हाई कोर्ट से उनको मिला हुआ था स्टे एनपीए नहीं करने के लिए, लेकिन उसमें हमारा पूरा प्रोविजनिंग किया हुआ था जो अकाउंटिंग नॉर्म का हिसाब से। इसलिए वो एनपीए बढ़ा लेकिन हमारा प्रोविजनिंग में उसका इम्पैक्ट नहीं आया। तो मेजरली जो जेंसल का इम्पैक्ट आया है इस क्वार्टर में, और जेंसल का थोड़ा मैं अपडेट आपको दूंगा। पहला संस्था है जो एनसीएलटी में जाके आईआरपी अपॉइंटमेंट करा लिए है और आईआरपी अपना प्रिलिमिनरी काम भी कर दिए है। बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं हफ्ता 10 दिन में सीओसी का मीटिंग भी होगा। तो हमारा मेन मकसद यही था कि ये ई मोबिलिटी बाकी एसेट जैसा नहीं है, इसमें फास्टर एक्शन चाहिए। गाड़ी है जिसका लाइफ, नॉर्मल गाड़ी 10 साल होता है लेकिन बैटरी का 6 साल का करीब लाइफ होता है। 5 साल का लोन था हमारा, कई लोन 3 साल तक का पे हो चुका है, कई 2 साल पे हुआ है। तो इसमें लगभग जो है आधा पीरियड का हमारा लोन बचा हुआ है, और जबकि बैटरी लाइफ आधा से ज्यादा बचा हुआ है। ये 3-4 महीना जो डिस्टर्ब पीरियड उसको निकाल देकर गाड़ी टेक ओवर करके इसको दोबारा रीरन कराए, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल में हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है, ना हमारा अप्रेजल ना मैकेनिज्म में कोई इशू था। ये प्योरली अभी तक जो अपियर हो रहा है कि प्रमोटर रिलेटेड मॉडिफाइड इंटेंट था, जो ये नतीजा आया है, जो मिसमैनेजमेंट हुआ, मिस गवर्नेंस हुआ है। ये वन ऑफ केस है। हमारा टोटल बुक में सिर्फ 1% है ई मोबिलिटी, जिसका मेजोरिटी पोर्सन यही है। तो हमारा उम्मीद है कि रेजोल्यूशन एक्टिविटी जो स्टार्ट हुआ है, एक बार एसेट लेने के बाद रीरन करेंगे, एसेट चल पड़ेगा, तो जो प्रोविजनिंग हम अभी किए हो सकता है हमें आगे जरूरत ना पड़े, या होगा तो थोड़ा बहुत माइनर डेंट पड़ेगा, इतना कुछ खास नहीं है। ओके। उम्मीद है इसमें खास डेंट नहीं पड़ेगा। जी, दास साहब, जो आप कह रहे हैं कि 330 करोड़ की प्रोविजनिंग हुई, इसमें 50% के आसपास जेंसल का जो आपका एक्सपोजर है उसका 50% कर दिया। कितना 330 करोड़ में जेंसल का प्रोविजनिंग और कितना दूसरी कंपनियों का? 363 करोड़ हुआ है टोटल प्रोविजनिंग, ओके। तो जिसमें लगभग सब्सटेंशियल पोर्शन जेंसल का ही है। ओके। बाकी जो है छोटा मोटा है। अनिल जी, एक मैं इनपुट दूंगा यहाँ पे। जैसे 38 साल में हमने 1,62,000 करोड़ फाइनेंसिंग किए हैं, और पूरा 38 साल में हमारा जो राइट ऑफ है ना, जो इन्वेस्टर का पैसा डूब जाना होता है, वो सिर्फ 135 करोड़ है। नहीं, वो तो ठीक ये है सर, वो ठीक है। एनपीए मैनेज करना, एनपीए से रिकवर होकर आना, मतलब हम लोग पास्ट जो अतीत का इतिहास देखेंगे तो काफी अच्छा रहा है। नहीं तो क्या आप ये कॉन्फिडेंट है कि 730 करोड़ रुपए का जो आपका एक्सपोजर है जेंसोल का, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा? देखिए, पूरा कवर होगा अभी अगर बोलूंगा शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि एनसीएलटी में जो मैटर चलता है उसमें 100% हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। उसमें आईआरपी के बाद आरपी, उनका एक्शन होगा। सिंस ये ई मोबिलिटी है, एसेट कोई दूसरा टाइप का एसेट नहीं है, उसको एसेट को टेक ओवर करना, उसको दोबारा चलाना, तो मुझे लगता है इसमें एक्शन बड़ा फास्ट हो सकता है। और उसमें जैसे जितना फास्ट एक्शन इरेडा लिया है, पहला संस्था है जो एनसीएलटी में जाके अपॉइंटमेंट करा लिया आईआरपी का, कोई और लेंडर गए नहीं थे। तो और इवन पहले जैसे इमीडिएट हुआ, हमने सॉलिसिटर जनरल से ओपिनियन लेना और सबसे जो बेस्ट हो सकता है कोर्स ऑफ एक्शन करना, डीआरटी में भी गए, डीआरटी से भी हम असेट लेने के लिए कर लिए थे। बाद में एनसीएलटी में जब हुआ तो डीआरटी मैटर है गया। नहीं, वो तो खैर तो दास साहब, वो तो खैर प्रोसेस का मामला है, प्रोसेस तो लंबा चौड़ा चलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके इतने 100-125 सालों के इतिहास में कुल ही मिला के 125-150 करोड़ के ही राइट ऑफ हुए हैं, तो ये तो फिर आपके इतिहास का सबसे बड़ा राइट ऑफ है। तो फिर कहाँ आपको लगता है कि चूक हुई जेंसोल का असेसमेंट करने में? नहीं अनिल जी, राइट ऑफ नहीं है, ये प्रोविजनिंग है। जब ये नहीं मिलेगा तब राइट ऑफ करेंगे।
ये राइट ऑफ नहीं है। पहले तो मैं व्यूअर को बोलाऊंगा कि ये राइट ऑफ नहीं है, जस्ट प्रोविजनिंग है। और पहले भी हमारा देखेंगे 2019-20 में हमारा 10% करीब एनपीए हो गया था, बट उससे घट के हमने पूरा 2%, 1.5% तक आ गए थे। नेट एनपीए 1% से नीचे भी आ गए थे। और वो सारे जो आया था बाकी संस्थाओं में, प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनी में जैसे रिस्ट्रक्चरिंग, रिशेड्यूलिंग करते हैं, हमारा ऐसा नहीं था। हमारा मेजोरिटी रिकवरी थ्रू आया था और सब्सटेंशियली विदाउट एनी हेयर कट, क्योंकि रिन्यूएबल एसेट का जो एनपीए होना टेम्पररी फेनोमेनन होता है और उससे रिकवरी जब हम डील भी करते हैं, चाहे वो टेक ओवर होता है या एसेट डिस्पोजल करके करते हैं, उसमें काफी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और आपने आपने बताया कि आपने 50% प्रोविजनिंग की है, बाकी 50% प्रोविजनिंग अगर जरूरत पड़ी तो कब तक, क्या अगली तिमाही में करनी पड़ेगी आपको? मेरा उम्मीद है कि 50% फर्दर प्रोविजनिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही एसेट टेक ओवर करके चलेगा, जो 50 हम किए हैं हो सकता है उसका रिवर्सल का पॉसिबिलिटी रहेगा। तो आप इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि जो एसेट्स हैं जिसके सामने आपने जेनसोल को लोन दिया है, वो अगर टाइमली उसका एनसीएलटी में निपटारा हो जाए तो शायद आप काफ़ी कुछ लोन रिकवर कर पाएंगे वहाँ से, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और जनरली इस तरह की प्रोसेस में कितना, 6 महीना लगता है सर, ज़्यादा लगता है? देखिए, हमारा एडमिशन होके सेकेंड ईयरिंग में आईआरपी अपॉइंटमेंट हो गए, वही लंबा चलता है। और आईआरपी आके ऑलरेडी प्रिलिमिनरी काम करके हम उम्मीद करते हैं विद इन अ वीक टू 10 डेज सीओसी मीटिंग कराने के लिए। उससे क्लियर हो जाएगा कि आईआरपी से कंटिन्यू करेंगे या आरपी दूसरा करेंगे, जो भी करेंगे। बट सिंस ये एसेट टेक ओवर करना और उसको रीरन करना, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल में कोई वीकनेस नजर नहीं आ रहा था, ना अभी भी आ रहा है, क्योंकि मोबिलिटी का काफी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है और बिजनेस का भी अच्छा चल रहा था। मतलब लास्ट 3 साल से जितना हुआ था, काफी बिजनेस अच्छा चला है। इसलिए हमारा उम्मीद है जो भी हम टेक ओवर करने के बाद अगर कोई दूसरा एजेंसी को देके कराए या इवन आउटराइट अगर डिस्पोजल करे, आउटराइट डिस्पोजल में हो सकता है हमें उतना नहीं मिलेगा, तो माइनर डेंट पड़ सकता है। बट उसमें अभी तक हमारा जो असेसमेंट है, कोई मेजर डेंट हम उम्मीद नहीं करते, और जितना जल्दी एक्शन होगा उतना कम डेंट पड़ेगा। और इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा अकाउंट नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी पड़े, वैसा कोई और अकाउंट नहीं है? नहीं, ई मोबिलिटी देखेंगे तो पूरा हमारा बुक में सिर्फ 1% है और उसका करीब ई मोबिलिटी के अलावा भी आपकी ओवरऑल बुक में, और जैसे आपने आंध्र प्रदेश की एक संस्था का नाम लिया था, बताया था आपने, कोर्ट के आदेश वाली बात की थी। हाँ। ऐसे कोई और बड़े अकाउंट है? उनका नहीं, ऐसे बड़ा अकाउंट कोई है नहीं। ओके ओके। बड़ा अकाउंट है नहीं। और आप देखेंगे टोटल हमारा बुक में 76% लोन जो के वो मतलब ट्रेडिशनल आईडी जहाँ नॉर्मली एनपीए होता नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट लोन से है। तो 70, बाकी 24% जो है इमर्जिंग सेगमेंट है। इसमें 18 से 20% न्यू एंड इमर्जिंग होता है। ओके। बट ये न्यू एंड इमर्जिंग तो हम 38 साल से कर ही रहे हैं, इसका बावजूद भी हम इसको मैनेज किए हैं। और रिन्यूएबल में बोलना, थोड़ा डिसिप्लिन अगर प्रमोटर मेंटेन करे तो उसमें कभी ऐसा होगा नहीं। थोड़ा बहुत एनपीए हो जाना, फिर एनपीए से बाहर आना, ये चलता रहेगा, लेकिन राइट अप नहीं होता है। ओके। 36% की आपकी ग्रोथ आई है नेट इंटरेस्ट इनकम की। टॉप लाइन के लिहाज से ये तिमाही ठीक रही है। अगले 9 महीने इस वित्त वर्ष के जो है, किस तरह का आउटलुक देखते हैं सर आप? जी, पहले तो भारत सरकार को धन्यवाद करूंगा, हमें 54 ईसी का ग्रांट मिल गया है। ओके। अगर 4-5 हजार करोड़ हम 54 ईसी का थ्रू ले आते हैं, जो रिटेल मार्केट से, क्योंकि हमारा इन्वेस्टर बेस शेयर में रिटेल 21% का लगभग है, तो रिटेल स्पेस में अगर 4-5 हजार करोड़ हम ले आते हैं तो हमारा करीब 12 से 15% का जो बोरोइंग कॉस्ट है, 12 से 15 पैसे का, वो घट जाएगा। तो आज जो बोरोइंग कॉस्ट घट रहा है और उसमें घटोती आ जाएगा। और जो निम हमारा 3.6 है वो काफी अच्छा है और ग्रेजुअली वो इम्प्रूव हो रहा है। आगे चल के निम का इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करेंगे और बोरोइंग कॉस्ट तो घटेगा ही 54 ईसी का थ्रू। और काफी हमारे जैसे इंटरनेशनल रेटिंग के बाद हम ओवरसीज बोरोइंग चालू किए हैं। दूसरा था कि हम पोस्ट आईपीओ के बाद इन्वेस्टर मीटिंग इतना फ्रीक्वेंटली नहीं किए थे, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज्यादा नहीं थे। बट जब क्यूआईपी का रोड से की है तो वहां से एक डिमांड है कि आप रेगुलर करिए। तो जो जानकारी नहीं है रिन्यूएबल एसेट को, या जो एनपीए हो जाना है, एनपीए से ट्रांजिशन होकर गुड एसेट कैसे बनते हैं, वो इन्वेस्टर कम्युनिटी को पूरा क्लैरिटी के साथ हम भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता आगे चल के इन्वेस्टर कम्युनिटी का इतना कंसर्न रहेगा अगर थोड़ा बहुत कभी एनपीए हो जाता है रेडा का। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब बताएं सर, लोन बुक का आपका ब्रेकअप दें, और कहाँ आपको आगे ज़्यादा ग्रोथ दिखती है अपनी लोन बुक में? 21 क्वार्टर से हमारा जो लगातार सीएजीआर है 27% का ग्रोथ, अभी इंसिडेंटली क्वार्टरली ग्रोथ भी 27% हुआ है लोन बुक में। हम इसी 27% को कायम रखेंगे तो जो हम बोले थे 2029 तक भारत में उस कैटेगरी में पहुंचने के लिए वही रहेगा। और कोई नजर नहीं आता लोन बुक का ग्रोथ क्यों नहीं होगा, तो उसका कारण है
सेक्टर में जो 50 गीगावाट का बिडिंग करने के लिए मेमनरी ने ऑलरेडी अनाउंस किया और उसमें वो लोग काफी काम कर रहे हैं। आप देखेंगे पहला क्वार्टर में लगभग 13 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन हो चुका है, जबकि पूरा 29 गीगावाट का लास्ट ईयर हुआ था। आधा ऑलमोस्ट एक क्वार्टर में हो चुका है। तो आगे चल के ये पेस जब रहेगा, हमारा जो कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी है और जो सेक्टर का रिक्वायरमेंट है कि इरेडा हैंड होल्ड करे, सपोर्ट करे, हम सिर्फ उसी पेस में अगर रहेंगे तो 27 से 30% का CAGR लोन ग्रोथ तो आगे आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए इस सेक्टर में कोई बड़ा पॉलिसी चेंजेस है अलग बात है, बट हमें उम्मीद नहीं है कोई बड़ा पॉलिसी चेंजेस आएगा जो नेगेटिव होगा। सरकार प्रयास रेगुलर कर रहे हैं कि जो कहीं भी कमियां रहे, कहीं कुछ रहे तो उसको कैसे मिटिगेट करें और सेक्टर को किसी तरह आगे बढ़ाएं। 485 गीगावाट रिन्यूएबल का प्लान जो है अभी 234 का लगभग पहुंच चुके हैं हम लोग, तो अभी काफी स्कोप है। तो 2030 तक के लिए हमें कोई ऐसा बिजनेस ग्रोथ में कोई नहीं होने का नजर नहीं आ रहा। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दास साहब, आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमसे बातचीत करने के लिए।